हिंदी रिपो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बयान की जिसने पूरे देश में सियासी भूचाल ला दिया है। डीएमके के एक सांसद ने हिंदी बोलने वालों के बारे में कुछ ऐसा कह दिया है जिससे उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की जो पुरानी दरार है वो फिर से चौड़ी होती दिख रही है। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या? चलिए गहराई से समझते हैं। तो चलिए सीधे उस बयान पर आते हैं जिसने इतना बवाल खड़ा किया है। डीएमके सांसद दयानिधि मरन ने कहा कि जो लोग यूपी और बिहार जैसे राज्यों में सिर्फ हिंदी सीखते हैं उनका भविष्य क्या है, कि वो तमिलनाडु आकर टॉयलेट साफ करेंगे या सड़कें बनाएंगे। जाहिर है ये एक बहुत ही तीखी और अपमानजनक बात है जिसने एक जबरदस्त बहस छेड़ दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि एक जिम्मेदार पद पर बैठे सांसद ने आखिर ऐसा कहा ही क्यों? क्या ये बस यूं ही जुबान फिसल गई या फिर इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक साजिश है? देखिए, ये कोई अचानक आया हुआ बयान नहीं है। इसे समझने के लिए हमें इस भाषा की जंग की पूरी तस्वीर को देखना होगा। यह बयान उस आग में डाली गई एक चिंगारी जैसा है, और वो भी तब जब तमिलनाडु में 2026 के चुनाव की बिसात बिछने लगी है। मतलब ये बयान उत्तर बनाम दक्षिण की लड़ाई को और हवा दे सकता है। इस मुद्दे को समझने के लिए दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु की राजनीति की नब्ज को पकड़ना जरूरी है। वहाँ पर अक्सर बीजेपी को एक ऐसी पार्टी की तरह देखा जाता है जो एक देश एक भाषा की सोच रखती है और दक्षिण की अपनी भाषा और संस्कृति का उतना सम्मान नहीं करती। और डीएमके जैसी पार्टियां इसी भावना को अपनी राजनीति का आधार बनाती हैं। पर एक मिनट, ये लड़ाई कोई नई नहीं है। इसकी कहानी तो दशकों पुरानी है और इसकी जड़ें हमारे इतिहास में बहुत बहुत गहरी हैं। ये सब शुरू होता है द्रविड़ आंदोलन से। अब ये था क्या? आसान भाषा में समझें तो ये दक्षिण भारत में सामाजिक बराबरी के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई थी। इसका मकसद था समाज में ब्राह्मणों के दबदबे को चुनौती देना, उत्तर भारत से आ रहे सांस्कृतिक असर का विरोध करना और सबसे जरूरी अपनी तमिल भाषा और पहचान को हर हाल में बचाए रखना। ये आंदोलन उस वक्त की सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ एक बहुत बुलंद आवाज थी और इसी आंदोलन ने पिछले 100 साल से भी ज्यादा समय से तमिलनाडु की राजनीति को एक दिशा दी है। सामाजिक न्याय और तर्क वाली सोच इसके बिल्कुल केंद्र में रही है। और देखिए कि समय के साथ हिंदी का विरोध कैसे मजबूत होता गया। 1900 की शुरुआत में जस्टिस पार्टी बनी, फिर 1937 में जब स्कूलों में हिंदी को जरूरी कर दिया गया तो पहली बार बहुत बड़े विरोध प्रदर्शन हुए। 1965 आते आते तो ये विरोध हिंसक दंगों में बदल गया और इसके ठीक 2 साल बाद 1967 में इसी आंदोलन से निकली पार्टी डीएमके ने पहली बार चुनाव जीतकर अपनी सरकार बना ली। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब वापस आज पर आते हैं। इस ताज़ा बयान पर बाकी राजनीतिक पार्टियों ने क्या कहा? जैसा कि अंदाजा था, बीजेपी की तरफ से बहुत तीखा जवाब आया है। बीजेपी ने इस बयान की कड़ी निंदा की और तुरंत माफी की मांग कर डाली। बीजेपी नेता तिरुपति नारायणन ने तो साफ साफ कह दिया कि दयानिधि मारन में कॉमन सेंस की कमी है और उन्हें पूरे देश से और खास तौर पर हिंदी बोलने वालों से माफी मांगनी ही चाहिए। बीजेपी का सीधा आरोप है कि डीएमके जानबूझकर देश को तोड़ने वाली राजनीति कर रही है। उनका ये भी कहना है कि डीएमके सरकार अपनी नाकामी और भ्रष्टाचार से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ही भाषा और क्षेत्र जैसे भावुक मुद्दों को हवा दे रही है। इस पूरे विवाद से एक बहुत बड़ा कानूनी सवाल भी खड़ा होता है। हमारे देश में बोलने की आज़ादी और नफरत फैलाने वाले भाषण के बीच वो पतली सी लाइन आखिर है कहाँ? क्या कोई कुछ भी कह सकता है? हमारा संविधान इस मामले में एक बहुत अच्छा संतुलन बनाता है। एक तरफ आर्टिकल 19(1)(a) हम सबको अपनी बात रखने की पूरी आज़ादी देता है, लेकिन दूसरी ही तरफ आर्टिकल 19(2) सरकार को ये अधिकार भी देता है कि वो देश की एकता और शांति बनाए रखने के लिए इस आज़ादी पर कुछ वाजिब रोक लगा सकती है। और ऐसे मामलों से निपटने के लिए हमारे देश में हेट स्पीच के खिलाफ खास कानून भी मौजूद हैं, जैसे आईपीसी की धारा 153(a) जो साफ कहती है कि भाषा के आधार पर नफरत फैलाना एक जुर्म है, या फिर धारा 505 जो ऐसे बयान देने पर रोक लगाती है जिनसे समाज की शांति भंग हो सकती है। लेकिन क्या हो अगर ये लड़ाई सिर्फ भाषा की हो ही ना? क्या हो अगर पर्दे के पीछे का असली खेल कुछ और ही हो? असल में ये लड़ाई सिर्फ भाषा की नहीं बल्कि पैसे और पावर की भी है।
दक्षिण के राज्यों की सबसे बड़ी शिकायतों में से एक है टैक्स का बंटवारा। डीएमके का दावा है कि तमिलनाडु केंद्र सरकार को टैक्स में जो हर 1 रुपया देता है, उसके बदले में राज्य को विकास के लिए वापस मिलते हैं सिर्फ 29 पैसे। अब जरा इस फर्क को देखिए। जहां तमिलनाडु को हर 1 रुपए के बदले सिर्फ 29 पैसे मिल रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को टैक्स में दिए हर 1 रुपए पर 2 रुपए 73 पैसे वापस मिलते हैं। ये आंकड़ा दक्षिण के राज्यों के गुस्से की एक बहुत बड़ी वजह माना जाता है। और पैसे के अलावा एक और बड़ा डर है, वो है भविष्य में अपनी राजनीतिक ताकत खो देने का। जब जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों का दोबारा बंटवारा होगा, जिसे डीलिमिटेशन कहते हैं, तो दक्षिण के राज्यों को डर है कि संसद में उनकी आवाज, उनकी सीटें कम हो जाएंगी और उत्तर भारत की सीटें बढ़ जाएंगी, जिससे सत्ता का संतुलन पूरी तरह बदल सकता है। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि भाषा तो बस एक प्रतीक है। असली लड़ाई तो अपनी पहचान, अपने हिस्से के पैसे, अपनी राजनीतिक शक्ति और दशकों पुरानी शिकायतों को लेकर है। और भाषा का मुद्दा इन सभी गहरी लड़ाइयों को लड़ने का एक हथियार बन जाता है। ये सब कुछ हमें एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है कि जब एक ही देश के अंदर भाषा, पैसा और पावर को लेकर इतना बड़ा टकराव हो, तो उस देश की एकता को कैसे बचाया जा सकता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। देखने के लिए शुक्रिया, और ऐसे ही मुश्किल और ज़रूरी विषयों को आसान भाषा में समझने के लिए हिंदी रिपोर्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।